ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं NIS यानी कि न्यूज इनसाइट। अक्सर प्रशासनिक अधिकारी अपने गलत कामों की वजह से चर्चा में रहते हैं, कभी घोटाले में तो कभी अनियमितता में दोषी पाए जाने के बाद वो सुर्खियों में होते हैं। अच्छे और ईमानदार अधिकारी भी अक्सर गलत सिस्टम का शिकार बनने की बजाय सिस्टम में शामिल होना कबूल कर गुमराही में जीते हैं और वरिष्ठ बनने का इंतजार करते ताकि सत्ता में वो ऊंचे पदों पर पहुंचकर अपना नाम कर जाए। लेकिन तब तक उनके अंदर की आग कुछ कर गुजरने की चाहत औपचारिकता की आंच में ठंडी हो चुकी होती है। लेकिन एक अधिकारी पूरे देश में अपने चयन के बाद से सुर्खियों में है। अक्सर विधायिका से उसका टकराव रहता है, यानी कि सरकार से, जिसका खामियाजा उसने अपने ट्रांसफर के रूप में भुगतना पड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि IAS अधिकारी अशोक खेमका है। 1991 बैच के अधिकारी अशोक खेमका समेत ऐसे ईमानदार अफसरों को संरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियम में बदलाव किया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को किसी IAS के निलंबन पर 48 घंटों के अंदर केंद्र सरकार को उस निलंबन की पूरी जानकारी देनी होगी। नियम आने के साथ ही अशोक खेमका को उनकी बेहतरीन सेवा और ईमानदारी के लिए नए साल का तोहफा भी मिल गया। हरियाणा सरकार उन्हें प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया है। आइए पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर करेंगे बात निलंबन के नए नियम की भी। 1991 बैच के IAS, उम्र 49 साल, सेवा 23 साल की और तबादला 46 बार। हिंदी फिल्मों में अक्सर किसी ईमानदार अफसर को बेईमान सिस्टम के खिलाफ लड़ने पर ट्रांसफर की सजा मिलती है। यहां तक कि उसे मनगढ़ंत आरोप लगाकर गुनहगार भी बना दिया जाता है। निलंबन और बर्खास्तगी तक उसे झेलनी पड़ती है। लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। सत्ता और सिस्टम के खिलाफ जाना अशोक खेमका और उन जैसे अधिकारियों की नियति रही है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, निलंबन और स्थानांतरण उनके लिए किसी पदक की तरह रहे। हरियाणा कैडर के इस IAS ने अपने चयन और पहली पद स्थापना के साथ ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआत में अच्छे काम की वजह से उनकी प्रशंसा होती, लेकिन जल्द ही इसका पुरस्कार मिलता ट्रांसफर के रूप में। आलम यह रहा कि विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों से उनका ट्रांसफर होम कैडर हरियाणा में कर दिया जाता और इस तरह 23 साल की नौकरी में उन्हें करीब 4 दर्जन बार यानी कि लगभग 48 ट्रांसफर का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2012 में, जब वो हरियाणा में लैंड रिकॉर्ड्स के महानिदेशक बने। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की एक जमीन डील पर खेमका की नजर पड़ी। इसमें भूमि के उपयोग में बदलाव कर गलत तरीके से DLF के साथ वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने सौदा किया था। सस्ते दर पर जमीन ली और फिर बाजार से कम कीमत पर ही DLF को बेच भी दी। खेमका ने उस सौदे को रद्द करने की कार्रवाई शुरू ही की कि उनका एक बार फिर स्थानांतरण कर दिया गया। यह सिलसिला साल 2015 के आखिर तक चलता रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा संशोधन नियम 2015 लागू कर न केवल खेमका जैसे अफसर को किसी पद पर लंबे समय तक रहकर काम करने का मौका मिलने जा रहा है, बल्कि हरियाणा सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर अशोक खेमका को नए साल पर नया तोहफा दिया है। खेमका को सरकार ने वित्त आयुक्त और प्रधान सचिव बनाने का फैसला कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अब उनके साथ और उन जैसे दूसरे अफसरों के साथ ट्रांसफर निलंबन का खेल शायद काफी हद तक कम हो जाएगा। तो IAS अशोक खेमका को नए साल पर नया तोहफा दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से खेमका के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को भी रद्द कर दिया है। उन्हें अब वित्त आयुक्त के साथ साथ प्रधान सचिव बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या इसलिए कि खेमका ने कांग्रेस सरकार से बगावत की थी? वास्तव में खेमका समेत देश में कई ईमानदार IAS राजनीतिक अधिकारियों के साथ राजनीतिक विद्वेष के बाद केंद्र पर यह दबाव बना हुआ था कि ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जाए, ना कि उन्हें तबादले का तोहफा दिया जाए। मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अखिल भारतीय सेवा नियम में बदलाव कर ऐसे मामलों में राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा
जिसमें अनुशासन और अपील संशोधन नियम 2015 को लागू कर दिया है। आइए एनआईएस में इस नियम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जिससे अशोक खेमका को अब राहत मिल सकती है। दरअसल अधिकारियों को फ्री हैंड के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा में संशोधन कर दिया और ये नियम 2015 अनुशासन और अपील के तहत लागू हो रहा है। अखिल भारतीय सेवा नियम में संशोधन के बाद इसे लागू किया गया है। इसमें आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना निलंबित नहीं किया जा सकेगा, यानी कि राज्य सरकारों से यह शक्तियां छिन रही है। नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए नियमावली में संशोधन का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार को अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को निलंबित करने के 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को जानकारी देनी होगी। राज्य सरकारों को निलंबन आदेश के साथ साथ केंद्र को इसके कारण भी बताने होंगे, आखिर किस वजह से निलंबन किया गया। यह जानकारी केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को देनी होगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी को। आईपीएस के मामले में गृह मंत्रालय और वन सेवा के अफसर के निलंबन की जानकारी के मामले में वन मंत्रालय को वो जानकारी देनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को 15 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को निलंबन की विस्तृत रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजनी होगी। अब बताते हैं कि कैसे होगी ये पूरी प्रक्रिया। संशोधन के बाद केंद्र सरकार में काम कर रहे आईएएस अधिकारी को केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निलंबित किया जा सकेगा, यानी सीधे सीधे राज्य सरकार निलंबित नहीं कर पाएंगी। समिति के पास जाएगा पहले उनका नाम। चूंकि खुद प्रधानमंत्री कार्मिक विभाग के प्रभारी होते हैं, इसलिए उनकी मंजूरी के बिना किसी अधिकारी का निलंबन नहीं हो पाएगा। केंद्रीय समीक्षा समिति में 3 सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, यानी कि डीओपीटी के जो सचिव सेक्रेटरी हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। केंद्र और राज्यों में नियुक्त अधिकारियों के निलंबन की समय सीमा 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है, यानी कि 2 महीने के अंदर उन्हें वापस पद पर लाना होगा। इसके बाद किसी अधिकारी का निलंबन सिर्फ 4 महीने के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अभी ये सीमा 6 महीने की है, यानी पोस्टिंग दोबारा नहीं हुई तो आप 2 बार और बढ़ा सकते हैं, यानी 3 और 3 6 होता था, अब ये 4 हो गया है। तो केंद्र सरकार के इस नए नियम का फायदा वास्तव में खेमका जैसे अधिकारियों को होगा, क्योंकि देश में कई ऐसे रसूख वाले अधिकारी मौजूद हैं जो कई साल तक एक ही पद पर और एक ही जगह पर जमे रहते हैं। वहीं खेमका जैसे अधिकारियों को 23 साल की नौकरी में 4 दर्जन बार तबादला या निलंबन झेलना पड़ता है, क्योंकि खेमका ने सरकार के खास लोगों को निशाने पर लेने की कोशिश जो की थी, यह बात तो सरकार को नागवार गुजरनी ही थी। खेमका ने किसी पार्टी विशेष से प्रभावित होकर कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह कि जब वो सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष उन्हें सर माथे पर बिठा लेता है, और जब विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो वही खेमका उनके लिए भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। आइए पहले देखते हैं जब खेमका ने कार्रवाई की तो क्या हुआ उनके साथ, खासकर लैंड डील में जिसमें वो चर्चा में आए। तो वाड्रा डीएलएफ और खेमका का यह पूरा मामला है। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ मामला साल 2008 में पहली बार चर्चा में आया। 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोपुर तहसील में जमीन खरीदी। वाड्रा ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदी गई। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया। आईएएस अशोक खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक कोई पैसा नहीं दिया गया था, यानी वाड्रा को मुफ्त में जमीन दी गई थी सरकार की तरफ से। हुड्डा की सरकार थी। जमीन लेने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया। रॉबर्ट वाड्रा कॉलोनी बनाने की बजाय 2008 में ही जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को उन्होंने बेच दी। आरोप लगाया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा ने 50 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलाई, यानी लाइसेंस के साथ जमीन। इस काम के लिए डीएलएफ को कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन वाड्रा ने बिचौले की भूमिका निभाकर यह काम सिर्फ 50 करोड़ में कर दिया।
बवाल मचने के बाद तत्कालीन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस डील पर एक जांच कमेटी बना वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। अशोक खेमका पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा और चार्जशीट तैयार की गई। खट्टर सरकार ने अब खेमका को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। तो ऐसा कम होता है जब कोई अफसर सत्ता से यूं टकराता है, लेकिन हाल के सालों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में तो ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी के गृहराज्य गुजरात में भी आईएएस अधिकारियों ने सरकार से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाई है। अमिताभ ठाकुर 23 साल में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का 30 बार तबादला हो चुका है। यूपी कैडर के हैं। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराने के कारण सुर्खियों में आए। अवैध खनन के मामले में यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की शिकायत लोक आयुक्त से भी की थी। यूपी सरकार के एक और मंत्री पंडित सिंह के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मांग की थी। और अब दुर्गा शक्ति नागपाल की बात। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सुर्खियों में आई। रेत माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत उस दौरान नहीं करता था, स्थानीय प्रशासन तो बिल्कुल नहीं। 2009 बैच के इस आईएएस अफसर को ऐसा करने पर सरकार ने निलंबित कर दिया था। दुर्गा के निलंबन के खिलाफ उन्हें भारी जन समर्थन मिला, जिसके बाद प्रदेश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। प्रदीप शर्मा, गुजरात के आईएएस अधिकारी शर्मा ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। समझ सकते हैं आप। प्रदीप शर्मा ने एक लड़की की जासूसी कराने का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस जासूसी कांड की खूब चर्चा हुई थी। स्नूप गेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये। सरकार के साथ तनातनी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोप में शर्मा को 2010 में निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला था। प्रदीप कसानी की बात। अशोक खेमका की तरह उनकी भी पहचान एक ईमानदार अधिकारी की है। हरियाणा के अधिकारी हैं ये भी। 30 साल के करियर में इन्हें भी 40 बार तबादला का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के विभिन्न आयोगों की नियुक्ति पर सवाल उठाने के कारण वे चर्चा में आए थे। संजीव राजेंद्र भट्ट, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात में मोदी सरकार से वो भिड़ गए थे। उस दौरान 2002 में हुए गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए। संजीव चतुर्वेदी 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी और एम्स के पूर्व सीवीओ हैं। संजीव चतुर्वेदी सीवीओ यानी विजिलेंस ऑफिसर। एम्स में अपने 2 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के 150 से ज्यादा मामले उन्होंने उजागर किए और सितंबर 2015 में एम्स के सीवीओ पद से उन्हें हटा दिया गया था। और अब एनआईएस में वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का। आज 2 जनवरी और आज ही के दिन कई सारे ऐसी चीजें थी जो यादें थी वो हो गई हैं। बता रहे आपको 1757 ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के कलकत्ता पर कब्जा किया। 1839 में फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दागुएरे ने चांद की पहली फोटो प्रदर्शित की। 2 जनवरी 1839। 1989 के लोकप्रिय नाट्यकर्मी सफदर हाशमी को एक नाटक के दौरान असामाजिक तत्वों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। इसी कारण उनकी मौत 2 जनवरी को हुई। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ शुरू हुआ। और एनआईएस में आज के लिए इतना ही। खबरों की पड़ताल कर कल फिर होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।